हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। राइट। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका 8 to 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक न्यूमेरिकल को भी देखना है और एक छोटा सा आता है हमारे पास ब्रेक इवन का जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। तो आज की जो वीडियो है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे है और एक बार हम लोगों ने क्लास में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटेल से कर लिया है और ये रिविजनरी वीडियो है। रिविजनरी मतलब आपके पास जो भी बुक है आप जिससे पढ़ रहे हैं जिससे रिवाइज कर रहे हैं वो आप बुक अपने पास रखिए और मैं जिस कंटेंट को पढ़ाता जाऊंगा रिवाइज करने का टाइम दूंगा, वहां पे आप पढ़ लीजिए। कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट कर देना, नहीं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, अपनी क्वेरी लिख देना। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले आ जाओ मीनिंग बुक में देखो। आप रेलेवेंट चीजें बुक में देखिए और जो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, वो आप देख लेना। चलिए सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट दोस्तों जब दो कंट्री के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, क्योंकि वहां पे दो कंट्री इन्वॉल्व है तो हमारे पास दो करेंसीज होगी। जैसे इंडिया का करेंसी है रूपी, राइट, यूएस डॉलर, यूएस का है डॉलर, इस तरीके से कैनेडियन डॉलर, इस तरीके से युआन करेंसी होती है, पाउंड होती है, यूरो होती है। दो करेंसी के बीच में हमें जब ट्रांजेक्शन करनी है तो हमें ये देखना है कि कौन सा एक्सचेंज रेट हमें लगाना है। जैसे आज की मैं बात करूं, आज रेट चल रहा है मान लीजिए $1 के बराबर 70 रुपीज देने। मतलब अगर आप किसी पार्टी से $1000 की ट्रांजेक्शन करते हो तो मतलब उस पार्टी को आपको $1000 देने हैं। तो आपके पास तो डॉलर नहीं है तो आप क्या करोगे, एक्सचेंज मार्केट में जाओगे जहां पे करेंसी एक्सचेंज होती है, वो आपको बोलेंगे कि आप हमें 1000 इज इक्वल टू 70 रुपीज, मतलब 1000 इंटू 70 रुपीज दो, हम आपको उतने डॉलर देंगे, अपनी पार्टी को डॉलर दे देना। इस तरीके से ट्रांजेक्शन होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ देखिए मीनिंग। Foreign exchange rate refers to the rate at which one currency is exchanged for the other. Right? One currency is exchanged for the other. कभी मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, कभी पाउंड की, कभी यूरो की, तो मैं क्या दूंगा, मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी दूंगा और बदले में क्या लूंगा, वो फॉरेन करेंसी लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास देखो अपनी बुक में दोस्तों, एक होता है हमारे पास करेंसी अप्रिसिएशन और एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। आपने ये वर्ड अकाउंट्स में सीखा होगा, जब भी हमारा कोई फिक्स एसेट्स एक लंबे टाइम तक यूज होता है तो उसमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में हम फॉरेन करेंसी रेट को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंसीज भी क्या होती हैं, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज, तो हम इसके कंपैरिजन में क्या पढ़ रहे हैं, डॉलर या फिर यूरो की बात कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में जो हम कंपैरिजन करेंगे वो डॉलर से करेंगे, राइट। वैसे भी इंडिया जो है अपनी करेंसी को डॉलर से कंपेयर करता है क्योंकि हमारे लिए जो करेंसी है डॉलर वो एक तरीके से एक बड़ी करेंसी है और हम अपनी रुपीज को उसके इक्विवेलेंट लाना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं पढ़ता हूं। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अंडरलाइन कीजिए बुक में, डोमेस्टिक करेंसी। वहां पे आपके पास बुक में लिखा होगा डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब जब मैं विदेशी करेंसी की तुलना करता हूं अपनी करेंसी से तो अगर मेरी वैल्यू कम होती है तो इसे मैं बोलूंगा मेरी करेंसी में क्या हुआ, करेंसी डेप्रिसिएशन। जैसे मान के चलिए जब भारत आजाद हुआ था तो $1 बराबर हमें ₹5 देने होते, मान लीजिए इसी के आसपास था रेट, $1 बराबर ₹5। और आज हम कहाँ बैठे हुए 2023, आज मार्केट में रेट चल रहा है $1 बराबर 70 रुपीज। आप बताओ $1 के मुकाबले पहले रुपए ज्यादा देने पड़ते थे, अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमें ज्यादा वैल्यू चुकानी पड़ रही है, हमारा डेप्रिसिएशन, हमारा रुपीज का क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, सर पहले ₹5 देने थे अब ₹70 देने, हमारी करेंसी बढ़ गई ना, नहीं, हमें ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। उसका डॉलर एक ही है, आपको $1 के बराबर ₹70 अब देने पड़े, हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट, और उनकी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट। अब आ जाओ दोस्तों, इसी का एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारा रुपया गिरेगा तो फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या इफेक्ट होगा। तो देखो ध्यान समझेंगे, एक पॉइंट समझ लेंगे दूसरा हमें समझ में आ जाएगा। तो देखो जब हमारा रुपया गिरेगा तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पूछो क्यों, ये मान के चलते हैं कि हमारी करेंसी जब डाउन होगी तो बाहर के लोग हमारे यहाँ से चीजें खरीदेंगे क्योंकि उनको कम चुकाना पड़ेगा। जैसे मान कीजिए कहीं शॉप में सेल लगती है तो टेम्परेरी पर्पज से उसकी सेल बढ़ जाती है, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। इस तरीके से जब इंटरनेशनल लेवल पे आपकी करेंसी यानी हमारा रुपया गिरेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट घटेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट होगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रिलेशन में क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। ये हमारा हुआ करेंसी अब डेप्रिसिएशन। अब देखो दोस्तों इसी के दूसरा पार्ट,
करेंसी अप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल लेवल पे हमारी करेंसी क्या हो गई, अप्रिशिएट हो गई। पहले $1 के बराबर कितना देना पड़ता था, 70 रुपए। मान लीजिए 2024 में हम खड़े हुए हैं और हमें देने पड़ रहे हैं $1 बराबर 50 रुपए, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। इफेक्ट क्या होगा, तो जो उसका पड़ा था तो इस तरीके से रिवर्स होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप घर पे कोई चीज पढ़ते हैं, स्पेशली जब थ्योरी पढ़ते हैं, हमारी आदत क्या होती है, हम चैप्टर को खोलते हैं और बुक देखते हैं कितने पेज है, 20 पेज है, 15 पेज है, इतना सारा याद करना पड़ेगा। एक्चुअली में आपको 20 पेज या 15 पेज याद नहीं करना होता। जब भी आप थ्योरी पढ़ने बैठो, एक नोटबुक हमेशा साथ रखो और उस नोटबुक में आप कंपैरेटिव पढ़ो। जैसे कोई चीज का पढ़ रहे हो आप, मेरिट तो लिमिटेशन भी बगल में ही पढ़ो, अगर एडवांटेज तो डिसएडवांटेज। अब जैसे इसमें आपने पढ़ लिया ना करेंसी डेप्रिसिएशन, तो उसी के बगल में कॉपी को ब्रेक करो और उसी के बगल में आप क्या लिखो, करेंसी एप्रिसिएशन। इधर आपने डेप्शन पढ़ा, इधर आपने एप्रिसिएशन पढ़ा, वो टॉपिक एक ही है। हमें तीन पॉइंट यहाँ पे याद करना है, 3 वहां याद करना है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे पॉइंट था उसी का रिवर्स यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन एक ही है, उसके 2 सिनेरियोज हो गए, या तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी या करेंसी अप्रिशिएट, राइट। तो करेंसी अप्रिशिएट में क्या इफेक्ट होगा, देखो वहां पे क्या था बताओ, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा था। अब क्योंकि हमारी करेंसी यहाँ मजबूत हो गई तो लोग हमसे यहाँ परचेज कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट और इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंपोर्ट। और वहां पे नेशनल इनकम बढ़ी थी, क्योंकि वहां पे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया था। यहाँ नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक आपकी बुक में मैंने पॉइंट समझाए, यहाँ तक आप वीडियो को रोक के पहले वहां तक थॉरली पढ़ लो, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ दोस्तों, हमारे पास आता है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। कितने रेट ऑफ सिस्टम से तो करेंसी का रेट डिसाइड होता है, राइट। तो कितने करेंसी रेट है हमारे पास, देखिए आपने अपनी बुक में, बुक ओपन कीजिए, वाला टॉपिक निकालिए, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहला हमारे पास है दोस्तों फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और तीसरा हमारे पास मैनेज्ड। तो फर्स्ट आइए फिक्स रेट सिस्टम क्या है, देखिए पहला है fixed exchange rate system refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed, underline करेंगे, fixed by the government। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे आप, ऐसी करेंसी यानी ऐसा सिनेरियो जहां पे जो इंटरमीडिएट पार्टीज हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनके डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रेट डिसाइड नहीं हो रहा है। रेट डिसाइड कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट फिक्स कर रही है कि भाई आपको इतने में ही लेना है, इसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रेट डिसाइड कर रहे हैं। ये क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जैसे इंडिया में क्या होता है, जैसे पेट्रोल का प्राइस, डीजल का प्राइस, एलपीजी का प्राइस, ये कौन डिसाइड करता है, वेंडर डिसाइड नहीं करते, फिक्स बाय दी गवर्नमेंट। इस तरीके से एक्सचेंज रेट जब कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट, तो कौन सिस्टम कहलाएगा दोस्तों, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब टॉपिक है हमारे पास इस सिस्टम के मेरिट और डिमेरिट। तो देखिए अगर फिक्स सिस्टम है, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए, इस सिस्टम को एक और क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू, इसे क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पैरिटी वैल्यू। पैरिटी वैल्यू किसे बोलते हैं, when value of a currency is fixed in term of some other currency or in item of gold, it is called parity value। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम क्या होता था, आप मुझसे ये अनाज ले लो, मेरे पास जिस चीज की शॉर्टेज है वो मुझे दे दो। तो हम एक क्या करते थे, पैरिटी वैल्यू बनाते थे, भाई मैं 10 किलो आटा दे रहा हूँ, आप मुझे कितने किलो चावल दो कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। अब तो रुपया चल गया है, ऐसी फॉरेन करेंसी मार्केट में जैसे गोल्ड के बदले करेंसी दे रहे हो या करेंसी के बदले दूसरी करेंसी दे रहे हो, तो इसे पैरिटी वैल्यू बोला जाता है। और when value of domestic currency is tied to the value of another currency, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, पैगिंग। याद रखना आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन, सिस्टम इज कॉल्ड पैगिंग, राइट। अब आ जाइए इसके मेरिट और डिमेरिट इस सिस्टम के। तो पहला मेरिट क्या है, देखो स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। अब गवर्नमेंट फिक्स करती है तो रेट में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। दूसरा प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जब कहीं पे गवर्नमेंट आती है ना दोस्तों, तो बाहर के लोगों क्या होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है कि वाह भाई यहाँ का रेट जो है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। तीसरा प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेशी लोग यहाँ आएंगे और पैसा निवेश करेंगे। प्रिवेंट स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, जब जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो वहाँ पे सट्टा बाजारी, शेयर मार्केट, इस तरीके से लोग काम कम करते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब क्योंकि सरकार है तो सरकार के पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना है, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इन सबको देखना है। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हमें सहूलियत मिलती है। ये हमारे क्या हो गए, मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसके कुछ डीमेरिट भी हैं, वो देख लीजिए एक बार। पहला है ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड। अब गवर्नमेंट आ गई दोस्तों, तो हर करेंसी का एक हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। एक हम चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक,
वहां पे हम देखेंगे जो हमारा आरबीआई होता है, हर कंट्री में दोस्तों हमारे पास एक सेंट्रल बैंक होते हैं और उस सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। और उस फॉरेन करेंसी रिजर्व को हमें ऐसे मेंटेन करना पड़ता है कि कभी भी हमें विदेशों पे निर्भरता ना हो। क्योंकि हमें डॉलर्स को भी परचेज करना है, तो युआन से ही परचेज करना है, पाउंड से ही परचेज करना है, तो हमारे पास वो करेंसी हो और उसको हम रीपे कर पाए। राइट, खरीद के करेंसी रीपे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, आपको अगर गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है सिस्टम में, आपको ह्यूज फॉरेन करेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, एक लिमिटेशन। दूसरा देखो दोस्तों, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। डिफिकल्टी का मतलब क्या है, देखो अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्लोटिंग, अगला वाला, उसमें क्या है, उसमें एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी आपका रेट बढ़ जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी आपका रेट गिर जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ेंगे, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट डिसाइड होता है। लेकिन गवर्नमेंट जहां पे डिसाइड कर देती है एक रेट, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और रिजिड रेट हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा रेट सही नहीं समझा जाता। नेक्स्ट एक लिमिटेशन है, एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स। मतलब एक्सचेंज रेट्स आर नॉट फिक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेट जो है परमानेंटली एक नहीं रहता, गवर्नमेंट भी इसको चेंज करती रहती है। मान के चलिए 6 मंथ में, ईयरली, या कोई भी उसको मॉनेटरी पॉलिसी बदलाव करना है तो वहाँ पे चेंज कर सकती है। तो वैसे दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अब ये सिस्टम कम फॉलो होता है। अब जो सिस्टम फॉलो होता है, यानी किसी भी देशी करेंसी का रेट डिसाइड कैसे होता है, वो हमेशा फ्लोटिंग रेट, जो हम अगला पढ़ने वाले हैं, यानी उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पे उसका रेट डिसाइड होता है। अब आते हैं हम लोग, दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए डेफिनेशन आप क्या लिखा हुआ, देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट, अंडरलाइन करेंगे, डिटरमिन बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक मार्केट है, कई सारी वहां करेंसीज हैं, देखा जाएगा किसकी ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, कौन सी करेंसी ज्यादा एक्सपोर्ट की जा रही है, कौन सी करेंसी ज्यादा इंपोर्ट की जा रही है, इस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान के चलिए आप स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में 10th के बाद हमें स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, तो टीचरों को ये देखना पड़ता है कि किसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ ज्यादा करेंगे। किसकी डिमांड कम है उसकी कट ऑफ हम डाउन कर देंगे। डीयू एडमिशन में भी ऐसे ही होता, सीयूटी के बाद अगर आप कॉमर्स की डिमांड ज्यादा करेंगे तो 95 99 में एडमिशन होगा। इस तरीके से डिमांड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करने का। दिस इज व्हाट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब आते हैं इसके मेरिट डिमेरिट। मेरिट देखिए बुक में, सबसे पहला है मेंटेन इक्विलिब्रियम लेवल। अब देखिए जब भी डिमांड एंड सप्लाई आएगा तो रेट डिसाइड कहां होगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, यानी दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। दूसरा मेरिट है नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसमें देखिए आप तुरंत बुक पलटाइए, पिछले वाले में हमने क्या देखा था, उसका डीमेरिट था, उसका डीमेरिट था हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाना पड़ेगा, और इसका मेरिट क्या बन गया, यहाँ पे हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आप अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज, अपने देश के रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, ताकि आप मैक्सिमम क्या करो एक्सपोर्ट, मिनिमम क्या करो इंपोर्ट। लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है दोस्तों। डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम देखिए बुक में, पहला है इनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट सिस्टम। इनस्टेबिलिटी, वहां पे क्या लिखा था, स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे क्या होगा, इनस्टेबल, विद इन अ डे, विद इन अ वीक, हो सकता है विद इन अ मिनट आपका रेट क्या हो, एक्सचेंज रेट चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेकुलेशन होगा, फिक्स रेट में देखो आप, वहां पे स्पेकुलेटिव कंट्रोल था, यहाँ पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में कंट्रोल नहीं लगा सकते आप, यहाँ स्पेकुलेशन होगा। मैं आपको बता दूं शेयर मार्केट में क्या होता है, बिजनेस स्टडीज के एक चैप्टर हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट, वहां पे क्या हम देखते हैं शेयर का मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है, थ्रू इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो वहां पे हमारा क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, मार्केट इतनी तेज भागती है कि विद इन सेकंड प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, और हम वहां पे सट्टा लगाते हैं। राइट, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग सट्टा लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं मैंने शेयर परचेज किया, और ट्रेडिंग जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं सट्टा लगाना, सस्ता खरीदना महंगा बेचना। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आता है क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब ये क्या प्रॉब्लम होगी, अब जब भी हमारे पास कोई एक्सचेंज रेट जो कैसे डिसाइड होगा, मार्केट के बेसिस पे, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जब भी हम मार्केट में कंट्रोल हम डिपेंड होंगे तो हमारे पास इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। राइट, ये हमारे पास दो सिस्टम हो गए। बुक में आप देखना, आपकी बुक में एक डिफरेंस होगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल का, आप उसके बाद पूरा पढ़ लेना, 5-6 बेसिस पे होगा, जिस बेसिस में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते। राइट, थर्ड आते हैं दोस्तों मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अब ये नाम से ही पता चल रहा है मैनेज, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बताया
थोड़ा सा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और थोड़ा सा क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरवेंशन होगा। इसके बीच में हमारा क्या होगा, रेट डिसाइड होगा। देखिए इसकी मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्स, अंडरलाइन करेंगे, मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस, दोनों है। सेंट्रल बैंक का मतलब गवर्नमेंट ही हो गया, ठीक है। द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मतलब यहाँ पे दोनों चीजों कॉम्बिनेशन, डिटरमिन बाय मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का पार्शियल कंट्रोल यहाँ पे होगा। तो एक सिस्टम यहाँ पे ये हो गया। आगे यहाँ पे बुक में लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ अ country's currency is allowed to change in relation to other but is controlled and manipulated by the central government। मतलब कंट्रोल पूरा मेजरमेंट सुपरविजन गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये हमारे पास दोस्तों हो गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहां तक हमने 3 रेट पूरे पढ़े। आप इसको वीडियो को यहां पर रोक के तीनों रेट को थॉरली पढ़ लो, देन वीडियो यू कैन कंटिन्यू, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए दोस्तों अपनी बुक में। टॉपिक का नाम है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इस तरीके से 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और एक पढ़ेंगे सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कब हमें क्या होता है यहाँ पे, कब हम डिमांड करते हैं। अब देखो दोस्तों, डिमांड हम कब करते हैं, जब मैं किसी फॉरेन करेंसी में, जब किसी कंट्री से उस करेंसी में डील करूंगा जो मेरे यहाँ की नहीं है। सपोज मेरे यहाँ का रुपीज है, बट मुझे कोई मशीन खरीदनी है जो इंडिया में नहीं है और वो सिर्फ यूएस में है। जब मैं मशीन खरीदूंगा तो वो वेंडर मुझसे पेमेंट मांगेगा और पेमेंट मैं रुपीस में दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर को खरीदना पड़ेगा और मेरे पास डॉलर है नहीं। तो डॉलर खरीदने के लिए मतलब क्या टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मुझे जरूरत पड़ गई, मैं किसकी डिमांड कर रहा हूँ, डॉलर की। उस एंगल से हम पढ़ रहे हैं। देखिए तो दोस्तों टॉपिक ये है कि कब कब डिमांड होगा फॉरेन एक्सचेंज। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, सेम कीजिए। कॉपी में क्या करेंगे आप, एक कॉपी में सेंटर पेज एक सेंटर लाइन खींचेंगे, इधर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इधर सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और एक एक टॉपिक जब पढ़ेंगे आपको दोनों सेम लगेगा, बस हो गए 2 रिवर्स सिचुएशंस। इस तरीके से थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग बनती है। कभी भी थ्योरी आप सिर्फ बुक लेके पढ़ेंगे, आपको थ्योरी बोरिंग लगेगी, लेंथी लगेगी और लगेगा आपको सब भूल रहा है। लेकिन जब आप कॉपी में लिखते चले जाते हैं आपको सारी थ्योरी सब एक ही बार दिमाग में चली गई, और उसी कॉपी में जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे आपको एकदम एक ही बार में सब कुछ रिकैप हो जाएगा। इस टेक्निक को एक बार आप यूज करना, फिर आप मुझे बताना। चलिए डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब करते हैं हम लोग डिमांड। पहला सिनेरियो देखिए बुक में, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम किसी बाहर के देश से कोई मशीनरी कोई एसेट खरीदेंगे तो हम उनको पे करना पड़ेगा डॉलर में, तो हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी। दूसरा, टूरिज्म, जब बाहर घूमने जाएंगे डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड, जब हमें बाहर कुछ ट्रांसफर्स कर रहे हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है दोस्तों वन वे ट्रांसफर, जिसमें बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपने ब्रदर को भेज रहा हूँ जो यूएस में रहता है, या मैं अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ जो यूएस में रहते हैं, या मैं अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव को गिफ्ट कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। फोर्थ, परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्रीज, आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो कोई भी एसेट फॉरेन करेंसी से। या फिफ्थ पॉइंट है स्पेकुलेशन, सट्टा लगाते हैं, सट्टा मार्केट करते हैं, तो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। लास्ट है रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर आपने विदेशों से लोन लिया हुआ है आपको जब रीपे करना होगा तो फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाइए सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसका रिवर्स सोचिए, कब कब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब कब कब डॉलर हमारे पास आएगा, कब कब हमारे पास रिजर्व में आएगा। यानी हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि हमारे पास बाहर का पैसा आ रहा है, उसको रिवर्स कर दीजिए। वहां पे आप इंपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की करेंसी आएगी, वहां फिर बाहर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगाइए, बाहर की कंपनियों को बोलिए, बाहर के लोगों को बोलिए आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए। नेक्स्ट, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, वहां था टू, यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्पेकुलेशन, सट्टा वहां के लोगों को यहाँ पे लगवाइए तो फॉरेन करेंसी आएगी। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर आपने लोन दिया हुआ है वहां से रिपेमेंट आ रही है। नेक्स्ट, ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, बाहर सहायता मिल रही है या ग्रांट मिल रही है, तो वो किस फॉर्म में मिलेगी, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में मिलेगी, डॉलर हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया दोस्तों, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे वीडियो को रोकिए और थॉरली पूरा पढ़िए, फिर आई कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक दोस्तों हमारे पास आता है डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो अब हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जब हमने 3 रेट सिस्टम पढ़े थे, फिक्स,
फ्लोटिंग और मैनेज, और हम लोग आ चुके हैं उस सिचुएशन में जहां पे किसी भी करेंसी का रेट डिसाइड होगा थ्रू इट्स मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तो वो टॉपिक पे हम आ गए, डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे किसी भी एक्सचेंज रेट का प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, टॉपिक हमारे पास है डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। उसके लिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, इस पर आप पूरा फोकस करोगे। ये डायग्राम मैंने आपको बनाया, इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं और इस पर पूरा फोकस आप करेंगे। देखिए ये हमारे पास कर्व है, पहले आप इसको इतना ड्रॉ करना सीखिए। यहाँ पे आपने एक एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पे आपने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये आपने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारा जीरो है। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ड्रॉ करना सीखा होगा, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस हमने खींचा, यहाँ पे हम लेंगे दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई और यहाँ लेंगे हम रेट। ये गलती मत करना आप, यहाँ पे आपको दिखाना है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ गलती बच्चे कुछ क्या करते हैं, यहाँ रेट ले लेते हैं। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ और यहाँ पे रेट। अब यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व आपने खींचा हुआ 11 पे, दिस इज कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व कैसा होता है बोलो, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसी इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसे हम क्या बोलेंगे, ये रेट चल रहा है। मान के चलिए यहाँ पे क्या है, 70 रुपया यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ, $1 बराबर 70 रुपया। अब कभी कभी सिचुएशन क्या होगी, इसी में चेंजेस करना है, ध्यान समझिए, इसी में चेंजेस करना है। कभी कभी क्या होगी, सप्लाई क्या करेगी, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी या राइटवर्ड शिफ्ट होगी। कभी कभी क्या होगा, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, कभी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो जैसे ही में शिफ्टिंग होगी तो क्या होगा, कर्व का जो पॉइंट है, डिटरमिनेशन पॉइंट है, वो क्या होगा, चेंज होगा। और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक्सचेंज रेट चेंज होता जाएगा। जैसे मान के चलिए एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिचुएशन मैं बनाता हूं कि जहां पे हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, बढ़ेगा। पहले इससे पहले एक टॉपिक समझाता हूं आपको। यहाँ पे देखिए ये जो बिलो लाइन है, यहाँ पे हमारा ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, दोनों जाने। इस इक्विलिब्रियम से नीचे का जो पॉइंट है, यहाँ पे डिमांड जो है एक्सेस है, ये जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व पे हावी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड कर्व, इस एरिया को। और जैसे इस ऊपर हम गए, यहाँ पे क्या हावी हो गया बताओ, सप्लाई हावी हो गई। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई एज कंपेयर टू डिमांड। अब सिचुएशन क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया, या तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट होगा या सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। तो वो क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आप वही सिचुएशन दिखानी है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ डिमांड कर्व में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शिफ्ट करेंगे या तो ये क्या शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। देखिए ये मैं जो एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैंने D1 कर दिया। तो जैसे ही मैंने D1 यहाँ पे किया, तो सप्लाई के बीच में कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो देखो नया डिटरमिनेशन कहाँ पे निकल के आया, देखो यहाँ पे, ये पॉइंट एक बन गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर डिमांड कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे जो प्राइस था क्या हो गया, 70 से 75 हो जाएगा। यही इंपैक्ट आपको समझाना है कि अगर डिमांड कर्व अपने ओरिजिनल से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेट को बढ़ा देगा। इस तरीके से अगर यही डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो क्या हो रहा है, देखो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला। इससे एक्सचेंज रेट क्या हुआ, देखो डाउन हो गया। यही सिचुएशन आपको पढ़नी है और यही आगे हम टॉपिक देखने वाले हैं। कभी इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। याद करो आप क्लास 11th में आप पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और इंक्रीज डिक्रीज, ये सब हम पढ़ते थे। जहां पे हम पढ़ते थे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और कभी हम पढ़ते थे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये जो टॉपिक दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट का मतलब होता है एक ही कर्व में जब ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने यहाँ पे समझा, और ये डायग्राम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बना के ही आना है अगर डिटरमिनेशन का टॉपिक आता है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो रोकिए और यहाँ पे डिटरमिनेशन के बाद जो थ्योरी लिखी हुई है, डायग्राम आपकी बुक में होगा, उसको थॉरली देखिए। राइट, यहाँ तक हमने देखा डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अब हम दो सिनेरियो से मैंने जो यहाँ पे समझाना चाहा, वो पॉइंट यहाँ पे आ गए, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट दो सिनेरियो से होगा, एक होगा चेंज इन डिमांड और एक होगा चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई में क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहीं पे मैंने आपको बताया डिमांड का सिनेरियो, फिर मैं इसको रब करके मैं आपको बताऊंगा सप्लाई का सिनेरियो। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर मैं डिमांड को इंक्रीज करने की बात करता हूं, तो डिमांड इंक्रीज होगी जब आप ओरिजिनल डिमांड कर्व से राइट वर्ड शिफ्ट होंगे, इसे हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट होंगे। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, इसको थ्योरी में क्या लिखेंगे आप, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल
डिमांड कर्व टू राइट देन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीजेस। फिर आप थ्योरी में लिखेंगे व्हेन डिमांड कर्व shifted leftward from its original then equilibrium point decreases and rate of exchange क्या हो गया decreases from original point। यहाँ पे मान के चलते हैं क्या हो जाएगा 65 राइट। ये हमारा एक सिनेरियो हुआ चेंज इन डिमांड इधर शिफ्ट ऑफ राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड इंक्रीज और डिक्रीज राइट। अब हम देखते हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आप इस पॉइंट को पढ़िए बुक से जो आपकी बुक में होगा चेंज इन डिमांड राइट। अब हम लोग सेकंड सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या होगा चेंज ऑफ सप्लाई। यानी यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से किसको चेंज करेंगे सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेंगे राइट। अब हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे फोकस कीजिए, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। इसको मैं क्या करता हूँ एक बार शिफ्ट करता हूँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ। ये मैंने शिफ्ट किया, ये मेरा नया S1 बना। अब आप मुझे बताओ डिमांड कर्व वहीं पे है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, इस पॉइंट पे यहां से यहां शिफ्ट हुआ, किसी रीजन से हो गया होगा, वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, यहाँ पे रीजन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम। किसी रीजन से सप्लाई कर्व क्या हुआ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, तो क्या होगा देखो नया एक्सचेंज रेट कहां बनेगा यहाँ बनेगा। तो क्या हुआ एक्सचेंज रेट बताओ, यहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यहाँ पे 70 से 75। अब इसी सप्लाई कर्व को किसी रीजन से मैं कहां शिफ्ट करता हूँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा देखो ये मैंने खींचा और यहाँ पे S से S2 बना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया और इससे रेट क्या हो गया यहाँ पे डाउन हुआ, सपोज करो 65 राइट। देख रहे हो आप। अब इसका बच्चों इसका इफेक्ट हमको यहाँ भी समझना है। देखो यहाँ पे भी आपको समझना है। देखो ओरिजिनल क्वांटिटी से क्या हुआ, देखो इधर हुआ कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ ओरिजिनल क्वांटिटी से क्या हुआ बढ़ गया। इसी को थ्योरी में आपको लिखना है। If supply curve shifted originally from original to leftward, तो क्या होगा रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा और क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई कम हो जाएगी। अगर क्या होगा ओरिजिनल सप्लाई क्या होगी लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी मतलब कम होगी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा डाउन होगा और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। किसकी क्वांटिटी क्या है यहाँ पे करेंसी है, यहाँ पे करेंसी है ठीक, कमोडिटी क्या है करेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन सप्लाई राइट, ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। ये समझ में है आपको, यहाँ तक आप बुक से पढ़िए। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट टॉपिक हम आ गए हैं और वो टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट क्या है चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, वो मार्केट जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग होती है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज की क्या होती है ट्रेडिंग होती है। देखिए मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर ईदर बॉट और सोल्ड, दोनों चीजें होती है राइट। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी मार्केट करती क्या है, क्या सिर्फ सेल परचेस करती है, नहीं कई सारे काम करती है। वो क्या है, पहला ट्रांसफर फंक्शन करती है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे भी डीलिंग होती है जहां पे क्या, जैसे मान लीजिए हमें यूएस में पैसे भेजने, हमें दूसरी करेंसी भेजने, तो आपके बिहाफ में ये कर देंगे करेंसी को ट्रांसफर, जैसे नॉर्मल बैंक करते हैं। आपको पैसे भिजवाने किसी अकाउंट में ट्रांसफर करवाने, तो बैंक आपका ये काम कर सकता है पहला। दूसरा काम क्या हुआ क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब क्या है उधार। उधार का मतलब आपने क्रेडिट पे लिया, आपको लगता है मैंने उधार लिया, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग पेमेंट किसने कर दी बैंक ने, फिर आप धीरे धीरे क्या करना आप अपने बैंक को चुका देना। इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी ये काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हेजिंग फंक्शन। ये वर्ड दोस्तों ध्यान समझेंगे, हेजिंग क्या होता है। हेजिंग का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉस को पहले ही क्या कर लेना मिनिमाइज कर लेना। यानी मार्केट में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन जिसमें हमें लॉस हो सकता है, हम उसको क्या कर देंगे मिनिमाइज कर देंगे। जैसे कैसे हो सकता है, देखिए जैसे मैंने कहीं पे कोई मशीनरी बाय किया परचेज किया आज की डेट में, और आज रेट क्या चल रहा है $1 अब मुझे उसको पेमेंट करना है जिससे मैंने खरीदी है 3 मंथ लेटर, मैंने 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड से मांगा। अब 3 महीने बाद क्या रेट 70 ही होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद वो पैसे मांगेगा मुझसे उस दिन की रेट का। तो मैं बैंक से या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से ऐसा कांटेक्ट कर सकता हूं कि भैया आप एक रेट पे मुझसे कांटेक्ट कर लो कि आपको मैं उतने रेट पे पेमेंट करूंगा और जो रेट उस टाइम होगा वो उस दिन आप उस पार्टी को पे कर देना। अब मैंने अपने रिस्क को क्या कर लिया मिनिमाइज। अब हो सकता है रेट सच में गिर जाए, उसमें मुझे सोचना नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, लेकिन मैंने जो रेट कांटेक्ट कर लिया मुझे उसी पे पेमेंट करनी है अपने बैंक को, और बैंक उस रेट पे जो उस दिन होगा वो उस पार्टी को पेमेंट कर देगा। इसे बोलते हैं ये वन ऑफ द मेथड है हेजिंग। ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो दो मार्केट हमारे पास हैं, एक है स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट।
दोनों का डिस्कशन अभी हमने समझ भी लिया। दोबारा बताता हूँ, स्पॉट मार्केट का मतलब ऐसा रेट होता है जहाँ पे आज का जो रेट है उसी रेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। आज दुकान में आप गए, भैया शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, भाई 30 रुपए शेयर चल रहा है, ठीक है मैं 2 शेयर खरीद रहा हूँ। स्पॉट मार्केट इज द रेट एट विच कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन द स्पॉट रेट पर्टिकुलर डेट पे, राइट, आज का जो रेट चल रहा है, और उस रेट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रेट मैंने बताया हेजिंग करने के लिए लोग फ्यूचर के रेट में ट्रेड ना करके उस दिन खड़े, जिस दिन हम खड़े उस दिन एक कॉन्ट्रैक्ट पे रेट, एक रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट। क्लियर, ये हमारा हो गया दोस्तों। अच्छा, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। इसको मैं पढ़ देता हूं, एक बार आप बुक में देखिए। Forward market refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at an agreed upon today. आज ही रेट डिसाइड हो गया, जो हमें 3 महीने बाद पे करना है, उस रेट की टेंशन ही खत्म हो गई। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं हम, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सी मार्केट में होता है, फॉरवर्ड मार्केट। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने पूरा रिवाइज कर लिया। आई होप ये जो हमारा 30 मिनट्स अराउंड वीडियो बना है उसको आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी स्टिल कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके ये चीज पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।